हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे कुछ बातें ना करके सीधे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप जितना जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ज़्यादा बात करते हुए नहीं, हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। बी नंबर राष्ट्रपति द्वारा, सी नंबर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी नंबर प्रधानमंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संशोधन की बात करते हैं तो संसद सही हो जाएगा। अगर प्रवर्तन की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। जैसे कि आपने इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, जीके जीएस जो विथ अरविंद है, जीएस विथ अरविंद है, उसमें तुमने देखा होगा पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। इसलिए अब की बार ये क्वेश्चन लिया हूँ कि जो कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा होता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से संविधान में लिया गया है। किस भाग में आता है मौलिक अधिकार? बोल दिया जाए कि किस भाग में आता है? भाग 3 में आता है। और आर्टिकल क्या है? 12 से 35 आर्टिकल है। 12 से 35 आर्टिकल में मौलिक अधिकार आता है। मौलिक अधिकार इसमें क्योंकि ये संशोधन किया गया था कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। क्यों किया गया था? हमारे पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, उसके बाद 6 हो गए हैं। कब? ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 को ये 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो कौन हट गया है? हट कौन गया है? ये जो संपत्ति का अधिकार था वो हट करके जो कानूनी अधिकार है उसमें जुड़ गया था, उसमें जुड़ गया है। और ये किस में जुड़ा है? 300 का में जुड़ा हुआ है, भाग 12 में। और 300 का में जो क्या जुड़ा हुआ है? संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है, 300 का में जुड़ गया है। तो ये थे मौलिक अधिकार से कुछ संबंधित प्रश्न। अब संसद द्वारा, तो संसद कौन होता है? संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है, और राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा आती है। तो जो संसद है ये आर्टिकल 79 में है। फिर राज्यसभा 80 में है। फिर राष्ट्रपति जो लोकसभा है, लोकसभा कितने में है? 81 आर्टिकल में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए नंबर गोदावरी, बी नंबर कावेरी, सी नंबर तुंगभद्रा, डी नंबर यमुना। यमुना तो आप गलत मार देंगे क्योंकि उत्तर भारत में है। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर ये दक्षिण भारत में। और कहाँ पर दक्षिण भारत में? कर्नाटक, विजयनगर एम्पायर। अच्छा, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का। और ये तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे विजयनगर की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने। और ये संगम डायनेस्टी से आते, किसमें से? संगम डायनेस्टी से आते हैं। कौन? हरियर और बुक्का।
और इसमें जो है सबसे अच्छा शासक कौन था? सबसे अच्छा शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय था और इसके शासनकाल में अष्ट दिग्गज रहते थे। 8 मंत्रियों का समूह था, उसको बोलते थे अष्ट दिग्गज थे। और वो जो कृष्णदेवराय था वो तुलुवा वंश था उससे बिलोंग करते थे। और जो कृष्णदेवराय की हम बात कर रहे थे, कृष्णदेवराय की बात कर रहे थे, तो ये इनकी एक राजनीतिक पुस्तक है, अमुक्ता माल्या। अमुक्ता माल्या जो है ये इनकी राजनीतिक पुस्तक है। ये कभी कभी ये पेपर में आ जाता है, या तो अष्टप्रधान के विषय में आ जाएगा या तो फिर इस पुस्तक के विषय में आ जाएगा, अमुक्ता माल्या के विषय में। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर निकल के आया है सी नंबर, तुंगभद्रा हो जाएगा। तुंगभद्रा हो जाएगा। अच्छा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? अगर पूछ लिया जाए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी। आगे क्वेश्चन है तो उसमें हम सॉल्व करवाएंगे कृष्णा नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, सी नंबर मंत्रिमंडल में, इनमें से सभी। तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75A में। कौन नियुक्त करेगा? ये आर्टिकल 75 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ये क्वेश्चन बनता है कि नियुक्त कौन करता है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 74 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। आपने इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल है। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? अगर तुमसे कोई पूछ ले मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताना कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो 60 से 70 मंत्रिपरिषद मंत्री होते हैं, और ये सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद होता है। 60 से 70 मंत्री उसमें होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? 20 से 25 मंत्री होते हैं, और ये मंत्री परिषद के ही सदस्य होते हैं, 20 से 25। तो हमारा जो है मंत्रिपरिषद में पहला ये हो गया है, सबसे बड़ा किसको बोला गया है? मंत्रिपरिषद को बोला गया है, क्योंकि इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। अब जो मंत्रिपरिषद होता है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी कैसे? जो मंत्रिपरिषद होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, और नहीं, राज्य मंत्री या स्वतंत्र मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, और उप मंत्री होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। कैबिनेट मंत्री, जो आपने सुना होगा कि जल शक्ति मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो ये कहाँ से आते हैं? ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा होता है। और किसके अंतर्गत आता है? ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है। फिर स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होते हैं। तो 3 ये भी पूछ लेता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो कितने हिस्सों में है, तो 3 हिस्सों में है। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, या उप मंत्री कह सकते हो। तो इसीलिए जो है हमारी जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता निहित किसमें है, किसमें समाई हुई है? तो मंत्रिपरिषद में समाई हुई है। बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये अंतर होता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। तो बी नंबर हमारा सही हो गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं,
अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का महान्यायवादी है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि राष्ट्रपति है कि संसद है? संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक। व्याख्याकार मतलब होता है कि इसको बताए, संविधान को बताए कि ये आर्टिकल में आपके मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, आप ये इसके तहत जो है आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये कौन करता है? पहला ऑप्शन है, आपने देखा होगा कि हम ऑप्शन को तोड़ते हैं, ये नहीं कि हम टिक मार के निकल जाएं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम टिक मार के निकल जा सकते हैं, बस इसका आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय, हमने टिक मार दिया, बी नंबर तो सही है। अब हम नहीं बताएंगे आगे, तो फिर आपका फायदा क्या होगा? मतलब आपके जो फैक्ट होते हैं, जो उसमें जो ऑप्शन से निकल के फैक्ट आते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा निकलना चाहिए ना। तो आप अगर सेट पेपर लगा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन को दिमाग में चलना चाहिए कि इसके बारे में ये है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। किसका आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में आता है। और ये भारत सरकार का न्याय विधि अधिकारी होता है, न्याय विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। और ये राष्ट्रपति के पद पर, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहता है, जब तक ये रह सकता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। और ये सब जगह सब कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसको? महान्यायवादी को। तो हमारा ये ए ऑप्शन सॉल्व हो गया है। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले अगर बोला जाए तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और ये बंगाल बिहार में सर्वोच्च न्यायालय होता है। लेकिन जब अधिनियम पूछा जाए, 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। जो संसद है, इसके विषय में जो पहले क्वेश्चन थे उसमें सॉल्व करवा दिया गया है संसद के विषय में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में तुंगभद्रा, पंचगंगा, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ए नंबर गोदावरी, बी नंबर कृष्णा, सी नंबर कावेरी, डी नंबर नर्मदा। अगर तुम तो पढ़े होगे, लेकिन ये है जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं मालूम होगा कि इसमें कौन होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो नर्मदा नदी जो है, वो नर्मदा नदी आप देखते ही इसको गलत मार देंगे, क्योंकि जो नर्मदा नदी बहती है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती हुई ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और ये रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। तो नर्मदा नदी और इसकी ये सब अरब सागर में गिरती है। उसके साथ जो सहायक नदियां और हैं, नर्मदा नदी है, ताप्ती है, लूनी है, साबरमती है, ये 4 नदियां इश्चुरी। तो डी नंबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तो सी नंबर भी गलत हो गया है। डी नंबर, जो डी नंबर है, बी नंबर है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र निकलती है। यहाँ जो महाराष्ट्र है वो महाबलेश्वर प्लेटू से निकलती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि पहली जो है गोदावरी नदी है, वो पहली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी है, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा नदी है। तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। गोदावरी, गोदावरी ये अभी मैंने बोल दिया कि गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती हुई है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। तो इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कृष्ण, जो कृष्णा नदी है, कृष्ण नदी होगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ए नंबर भारतीय संसद ने, बी नंबर ब्रिटिश संसद ने, सी नंबर संविधान सभा ने, डी नंबर गवर्नर जनरल ने। इसका डी नंबर गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भारतीय संसद और संविधान सभा, तो इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको इसकी हिस्ट्री मालूम होगी तो संविधान सभा ने यह भारतीय संविधान को बनाया। क्यों ऐसा संविधान सभा ने? क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि जब प्रांतीय चुनाव थे तो जो प्रांतीय चुनाव में जो प्रांतीय चुनाव थे तो प्रांत के जो है विधान जो सभाएं हैं उसमें से हिस्सा लिए थे। विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभा है, उसमें से हिस्सा लिए थे। जो इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव हुए थे, उनमें 389 सदस्य जो है नामित किए गए, 389 सीटों में चुनाव होना था। तो 389 सीटों में चुनाव होना था, उसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, और फिर जो है और अन्य ने सीटें जीती थी। तो यही जो सदस्य हैं, ये जो संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ये तो हो गए सदस्य, 389 सीटें थी, लेकिन संविधान बनने में कितना समय लग गया है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लग गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी होता है कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान कब अंगीकार हुआ था? तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान की बात की गई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। फिर लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा ये संविधान, भारतीय संविधान बनाए थे। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा, इकबालनामा,
रज़्मनामा, आईन अकबरी। अकबरनामा जो फैज़ी था, अकबरनामा और आईन अकबरी उसने लिखी थी, और जो ये फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था उसका नाम था रज़नामा। और ये किसने किया था? बदाऊनी। बदाऊनी जो है ये फ़ारसी भाषा जो महाभारत है उसका फ़ारसी भाषा क्या बोलते हैं उसको? रज़्मनामा। और बदाऊनी ने इसको फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। महाभारत ये पूछ लेता क्वेश्चन कितने पर्व में बटा हुआ था, तो 18 पर्व में बटा हुआ था महाभारत। अगर ये पूछा जाए कि महाभारत किसने संकलित किया था, वेदव्यास ने। महाभारत वेदव्यास ने लिखा था। और 18 इसके पर्व हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय है 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट। तो भारत का मानक समय है, तो हमने ये पढ़ा है जो ग्रीनविच जोन है, जो समय है ग्रीनविच, तो ये 0 डिग्री लंदन से निकलता है। 0 डिग्री लंदन में ग्रीनविच है, इसको प्रधान यमोत्तर से जानते हैं, उसके नाम जानते हैं। तो ये ग्रीनविच जो इसको क्या बोलते हैं? प्रधान यमोत्तर। तो हमारा जो भारत इसके आगे है वो कितने में है? वो 82.5 डिग्री में है, मतलब कि 82.5 डिग्री में है। तो अगर आपको ये मालूम होगा कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट के। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, तो इसका मल्टीपल कर दो 4 का, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, 8 चौक 32 3 33 हो जाएगा, तो 330.0 मिनट हो जाएगा। तो 330 तो कितना हो जाएगा? अगर घंटा में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे, 330 का भाग करेंगे 5 में, तो 5 छक्का 30, 6 30 और 30 मिनट, तो मतलब 300 का 5 घंटा, और मतलब कि इसका 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ये थोड़ा गिलीपुची हो जाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। चलो ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि कैसे है। ग्रीनविच तुमने सुना होगा, जो लंदन है, ग्रीनविच वहाँ 0 डिग्री से लेते हैं हम, तो 0 डिग्री वही है, उसको प्रधान यमोत्तर के नाम से जानते हैं। अब हमारा भारत इसके आगे है, तो हमारा भारत कितने डिग्री में है? 82.5, जो 5 राज्यों में है। आपने इसको थोड़ा से समझा दिया जाएगा। हमारा जो भारत ये है, तो 82.5 डिग्री में आपने सुना होगा नैनी, जो इलाहाबाद में है, नैनी जो प्रयागराज में है, वहाँ से गुजरती है लाइन, वहाँ से गुजरती है। ये तो चलो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो ही गया, क्योंकि 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हो गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया है, उसके बाद उड़ीसा हो गया है, और फिर जो है ये लाइन ऐसे निकलती है। तो कितने डिग्री में रहता है? 82.5 अंश में। 82.5 अंश का मतलब होता है 22.5। 82 पॉइंट मतलब 82.5 अंश का मतलब है 82.5 पॉइंट। तो अगर आपको नहीं समझ में इसमें आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को स्पीड में नहीं देखना है, आराम से देखना है, तो पूरा समझ में आ गया आप तुमको। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अब ये 4 मिनट कहाँ से आया है, ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए। तो इसका जब मल्टीपल करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा। जब 330 मिनट का हम 60 का भाग देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट के निकल के आ जाएगा। तो जो भारत का मानक समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है,
5 घंटा 3 मिनट आगे है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 30 मिनट। ज़्यादा समझाने से तुम्हारा टाइम बहुत लग जाएगा, फिर तुमको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसमें तुम्हें देखने में प्रॉब्लम भी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए नंबर उपनिषद, बी नंबर ऋग्वेद, सी नंबर सामवेद, डी नंबर यजुर्वेद। तो आदि ग्रंथ, संगीत के मामले में आदि ग्रंथ किसको बोलते हैं? आदि मतलब होता है शुरुआत की ग्रंथ। तो उपनिषद, उपनिषद क्या होता है? हमारे 108 उपनिषद हैं। उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करना, तो उसको बोलते हैं उपनिषद। हमारे 108 हैं, लेकिन 18 इंपॉर्टेंट है। जो मुंडको उपनिषद है, सत्यमेव, है ना, तो ये उपनिषद है, सत्यमेव जयते किसमें से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन होता है। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद, इसका जो पंडित है होत्री, उसको पढ़ते हैं होत्री। अब सी नंबर सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है। सामवेद में सी नंबर सही हो जाएगा। सामवेद में संगीत है, नाच गाना है, तो सामवेद सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर, बी नंबर 21 मार्च, सी नंबर 21 जून, डी नंबर 23 सितंबर। तो ये सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो उत्तरी गोलार्ध है, ये मान के चलिए। तो जब सन की लाइटें पड़ती हैं, कैसे? 21 जून है कि 21 मार्च है? तो 21 जून को। 21 जून को क्या होता है कि सन की जो लाइटें हैं वो क्या होती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। जो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति होता है, तो कर्क रेखा पर पड़ती है सूर्य की किरण, इसलिए जो है 21 जून को सबसे बड़े दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं 21 जून को। और जब 22 दिसंबर क्यों लिखा गया है? 22 दिसंबर ये होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता है, तो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। और ये कब होता है? 22 दिसंबर, जब ठंडी के समय होता है। जब ठंडी का समय होता है तो दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य जो है ये दक्षिण गोलार्ध में चमकता है, इसके कारण से। और इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। आपने सुना होगा मकर संक्रांति कब मनाते हैं? ये जनवरी के महीने में मनाते हैं, तो वही है मकर संक्रांति बोलते हैं। तो सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, इसमें कन्फ्यूजन दूर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, इसलिए रातें छोटी रातें बड़ी हो जाती हैं। इसमें लिखा हुआ है 21 मार्च और 21 सितंबर। 21 मार्च बसंत ऋतु और 23 सितंबर शरद ऋतु। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब सूर्य कहाँ चमकता है? इक्वेटर, 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो क्या होता है? जब दिन और रातें बराबर हो जाती हैं। ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है कि दिन और रातें बराबर हो जाती हैं, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। जब सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, वो भूमध्य रेखा पर जाता है, तब चमकता, मतलब प्रकाश जाता है, उसके द्वारा जो है रात और दिन बराबर हो जाते हैं। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो हमारे जो है चारों ऑप्शन सॉल्व हो गए हैं।
इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु शरद ऋतु आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून को क्या होता है? दिन बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतकोशिया जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सतकोशिया नहीं, सिमलीपाल कर लो, सिमलीपाल, क्योंकि सतकोशिया जो है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? सतकोशिया उड़ीसा में है। उड़ीसा में सतकोशिया है, सिमलीपाल है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अरे जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र यही होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्र, आपने सुना होगा बफर क्षेत्र होता है, और क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जो सेंटर में होता है वो कोर होता है, और बफर क्षेत्र बोलते हैं, एक और होता है। तो 3 बिंदु होते हैं। ये जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। जो कोर होता है उसमें कोई किसी की एंट्री नहीं होती है, और जो ये बाहर वाले होते हैं, बफर क्षेत्र होता है, इसमें एंट्री होती है, व्यापार कर सकते हो। इसको बोलते हैं जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये सिमलीपाल कर लेना, इसमें सतकोशिया नहीं होगा। सतकोशिया का राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल भी है, लेकिन जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में ये जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उड़ीसा सही है। उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य, और नरसिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था उड़ीसा में, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केंद्रमुख है, बन्नेरघट्टा है, केंद्रमुख, बन्नेरघट्टा, इतना है। उड़ीसा हो गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। पन्ना जो हीरा माइंस मिलता है, जो हीरा है वो पन्ना में मिलता है, सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलता है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना, बांधवगढ़ हो गया है, पन्ना सतपुड़ा हो गया है, ये मध्य प्रदेश हो गया है। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान है, सत्यमंगलम है तमिलनाडु में, तमिलनाडु सत्यमंगलम है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, बी नंबर सही है। इसमें क्या कर लीजिएगा? सिमलीपाल कर लीजिएगा, सिमलीपाल बना लीजिएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापते हैं? तो ए बैरोमीटर, बी रेन गेज, सी हाइड्रोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। अच्छा, रेन गेज ये वर्षा की नापते हैं, वर्षा को नापने वाला यंत्र होता है रेन गेज। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपने सुना होगा कि जो बैरोमीटर होता है, अगर बिल्कुल तेजी से नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी या तूफान आता है। जब धीरे धीरे गिरता है नीचे की ओर, तब बारिश होने की संभावना रहती है। जब ऊपर धीरे धीरे उठता है तो मौसम साफ होना, दिन साफ होने की संभावना रहती है। तो ये एक वायुमंडलीय प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, जो बैरोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो क्या होता है? जल, पानी से डर लगना, ये जल घनत्व होता है। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी होता है। ये जो हवा होती है उसमें नमी रहती है, उसको बोलते हैं आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में अंतर होता है, ये पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अच्छा, गोवम क्या आपको क्या मिलेगा? आपको ये गोवम मिलेगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, समुद्र
विज्ञान संस्थान है। और महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय वायरस केंद्र है, आपने महाराष्ट्र सुना होगा। विषाणु संस्थान है, ये राष्ट्रीय है। और तमिलनाडु के चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान है। केंद्रीय बात करता हूं, मैं सेंटर की बात करता हूं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान है, कहां? तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। और लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कब हुआ था? 1921 में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन गई थी। तभी से आज तक जो है ये लखनऊ ही राजधानी है। और ये पेपर सॉल्व होते हुए वीडियो लंबा हो जाएगा इसके कारण से, ये सब देखते हुए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। कंटेंट के ऊपर काम किया जाता है। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है तब लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, गुड बाय।